आज हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस वैसे तो हर घर ही आप अपने आप में एक पूरा इंपॉर्टेंट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जो फिफ्थ हाउस है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिसके बारे में सोच के इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि इसको यदि प्रॉब्लम आ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपका हॉरोस्कोप का 5वां घर है और ये 9वां घर है। जो भी दो है हमारे पास वो 5वें और 9वें में बटा हुआ है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब यहां पे जो हमें आ रहा है, हमें ये कहें कि 5वें का भावत भावम भी 9th हो गया और 5वें का सूक्ष्म भी 9th हो गया। 5वां हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का कर्म है। ये हमारा लक है। पिछले जन्म का कर्म ही इस जन्म का लक बनाता है। पिछले जन्म का कर्म इस जन्म के लक को डिसाइड करता है। इसीलिए कुछ बीमारियां हम जो लेके पैदा होते हैं, जेनेटिकल होती हैं, कंजाइनल होती हैं या ऐसी होती हैं जो अचानक हो जाती हैं, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, ये सब पिछले जन्मों का फल माना जाता है। यहां पे जो हम मेन डील करते हैं, ये 5वां घर एक तो बच्चों का घर है, चिल्ड्रन का मेन घर माना जाता है। किसी से पूछे कि 5वां घर किसी का होता है, इमीडिएट उसके दिमाग में आता है ये बच्चों का घर होता है। जब बच्चों का घर होता है तो बच्चों के साथ यहां पे होती हैं कुछ और चीजें होती हैं जो अबॉर्शन जैसे होती है। बच्चे तो हो गए, उसका नेगेटिव पार्ट है अबॉर्शन। मिसकैरेज होती है, जो मिसकैरेज होती है वो भी इसी से देखते हैं। और इसके लिए यहां पे मंगल और केतु को कारका माना जाता है। दूसरी चीज जो इमीडिएट यहां से देखने को मिलती है वो होती है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। फिफ्थ रिप्रेजेंट करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट और 9 रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट साइड। इसी तरह इंटेस्टाइन को, वैसे तो आपने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन दूसरे घर से स्टार्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम 7वें घर तक जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन जब अकेली इंटेस्टाइन की बात आती है तो हम उसको भी यहीं से देखते हैं। उसको भी हम 5वें घर से इमीडिएट जो दिमाग में आता है वो इंटेस्टाइन भी 5वें घर से ही आता है। ये भी फिफ्थ हाउस है। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है इसका वो है स्टमक। जो हमारा स्टमक है वो भी फिफ्थ हाउस से आता है। और जो फिफ्थ हाउस में जो बीमारियां स्टमक से आती हैं वो डायरिया, डाइसेंट्री, इंडाइजेशन, वॉर्म्स, कॉलिक पेन, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस और टोटल बीमारियां यदि हम देखें प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, ये भी फिफ्थ हाउस की बीमारी है। और हार्ट की बीमारी फिफ्थ हाउस की है, स्टमक की बीमारी भी फिफ्थ हाउस की है, इंटेस्टाइन की बीमारी भी फिफ्थ हाउस की आ जाती है। अपेंडिसाइटिस जो होता है वो हमारे पेट में हार्ट के पीछे होता है और वो एक ऐसी छोटी सी ट्यूब है जिसके फंक्शन के बारे में अभी मेडिकल साइंस वालों को भी पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक सीवियर प्रॉब्लम होती है, जब कभी वो ट्यूब फटती है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो अपेंडिसाइटिस है वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है और उसको बंदे की डेथ तक हो सकती है, उसमें पॉइजन फैल सकता है, बंदे को इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है बंदे को। और
उसको भी हम, क्योंकि स्टमक को लेते हैं, स्टमक के पीछे होती है इंटेस्टाइन, स्टमक के पीछे होती है इंटेस्टाइन, इसलिए हम स्टमक का जो चार्ज है उसको, स्टमक भी जो हमारा है वो भी सन के पास है, जो हमारा अपेंडिसाइटिस है वो भी सन का ही कारक है, और हार्ट का जो ऑपरेशन है उसका कारक भी मार्स है। डीजनरेशन जितनी है उसके पास, उसको केतु के पास है। तो जब हम हार्ट की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में हार्ट 5वें घर से देखा जाता है, लेकिन हार्ट चौथे, 10वें, 5वें और 9वें घर से देखा जाता है। ये कैसे देखा जाता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब ये आपको समझाने के लिए हार्ट को एक चौरस या स्क्वायर या इसमें ले लेते हैं, इसके 4 भाग कर देते हैं। ये आपका हार्ट है। क्योंकि आपको बताना होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारे लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड, सॉरी, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये हाउस नंबर 4 है और ये हाउस नंबर 10 है और ये हाउस नंबर 5 है और ये नंबर 9 है। ये जो ऊपर के 4 भाग 4 और 10 हैं, ये वाल्व्स को कंट्रोल करते हैं। वाल्व, उसकी लीकेज, उसके गलने का, उसके प्रेशर का सारा जो साधन है ये 4th हाउस और 10th के पास होता है। जो सप्लाई लाइन है, जो ब्लड की सप्लाई है, या ब्लड हार्ट को देना है या हार्ट से बाहर जाना है, ये 5वें घर में और 9वें घर में होती है। राइट साइड की 4थे घर में, राइट साइड की 4थे घर में और 5वें घर में, लेफ्ट साइड की 10वें घर में या 9वें घर में। तो राइट साइड में 4थे घर में हार्ट का राइट वाल आता है और 5वें घर में उसकी सप्लाई आती है। लेफ्ट साइड में 10वें घर में हार्ट का वाल आता है और 9वें घर में उसकी सप्लाई आती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यदि अफ्लिक्शन 4थे घर में ज्यादा होगी तो वाल्व की प्रॉब्लम होगी, वाल्व की काम करने के प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, वाल्व के काम करने के ढंग की प्रॉब्लम होगी, वाल्व के आसपास ऐसा प्रेशर बन जाएगा जिससे वाल्व पूरा पंप नहीं कर सकेगा या उसके स्पिंस्टर खराब हो जाएंगे। यदि 10 नंबर है, 10 नंबर में प्रॉब्लम होगी तो राइट साइड के जो हमारा लेफ्ट साइड का वाल है, लेफ्ट साइड के वाल में प्रॉब्लम आएगी, उसमें लीकेज ज्यादा हो जाएगी। उसके स्पिंस्टर होते हैं, थोड़ी बहुत लीकेज तो चलती है, लेकिन जब ज्यादा होने लग जाती है, प्रेशर नहीं बनता, वाल्व का डायाफ्राम खराब हो जाता है। कई तरह के नुक्स वाल्व में जितने भी आ सकते हैं, वाल्व सिकुड़ जाता है, कई बार श्रिंक कर जाता है, तब हमें वाल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। ये 4थे और 10वें घर की प्रॉब्लम है। लेकिन जब कभी आपकी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज जितनी भी है वो 5वें और 9वें घर से होती है। जो ट्यूब यहां जाती हैं, यदि हम ऐसी हरे रंग की ट्यूब्स को भेजें, ये ट्यूब्स हैं हमारी, जो सप्लाई ब्लड लाइन हमारे हार्ट को जाती है या वहां से बाहर आती है। जो रेड है वो वहां से बाहर आने वाली है, ये जो रेड है वो यहां से बाहर निकलने वाली है। ये जो सारी सप्लाई है, इसमें जब कोई ब्लॉकेज आती है या ये ट्यूब किसी तरह से खराब होती है या इस कहीं बैलून की जरूरत पड़ती है, हमें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हमें स्टंटिंग की जरूरत पड़ती है, हमें, जिसको स्टंटिंग का क्या मतलब, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। हम एंजियोग्राफी कराने जाते हैं, तब हमें डॉक्टर बोलता है कि हमें ब्लॉकेज ज्यादा है, हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी।
एंजियोग्राफी का मतलब होता है हमने टेस्ट करवाया जहां से हमने ब्लॉकेज देखी। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है हमने उस ब्लॉकेज की रिपेयर कर दी, वहां पे स्टंटिंग करा दी, वहां पे बलूनिंग करा दी, किसी भी तरीके से जैसे डॉक्टर समझते हैं उस ब्लॉकेज को दूर कर दिया। तो जब भी कभी 5वें घर की अफ्लिक्शन आएगी तो हमें स्टेंटिंग की करानी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, डिपेंड अपॉन द अफ्लिक्शन। कैसी अफ्लिक्शन है डिपेंड करता है कि अफ्लिक्शन कैसी है, कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है, कितना ज्यादा डैमेज हो चुकी है ट्यूब्स। तो कई बार बहुत ज्यादा डैमेज होती है, सब तरफ से डैमेज हो जाता है, हम बोलते हैं आप ऐसा करो बाईपास करवा लो। कई बार 1 या 2 पाइप ब्लॉक होती है तो बोलते हैं स्टेंटिंग करा लो। और जब कभी चौथे घर में या 10वें घर में प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम जो आएगी आपकी हमें सीवियर प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें हार्ट की वर्किंग कई बार ऐसी जाती है 10%, हम बोलते हैं 20% वर्किंग रहेगी, 25% आपकी हार्ट की वर्किंग रहेगी, 30% आपकी हार्ट की वर्किंग होगी। हार्ट श्रिंक कर गया, वाल्व श्रिंक कर गया, वाल्व चेंज करना पड़ेगा। हार्ट का पूरा डायाफ्राम जो हमें खराब करता है जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन रहा। हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसमें लीकेज ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन रहा। कई बार लंग्स की वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम आती है, वो भी ये चौथे घर की और 10वें घर की होती है, क्योंकि कई बार लंग्स के आसपास पानी भर जाता है, आपने सुना होगा, तो वो भी यहाँ की होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया। जब हम डायग्नोज करेंगे चौथा घर, 10वां घर, 5वां घर, 9वां घर देखेंगे, लेकिन जो हम पेपर में लिखेंगे तो आएगा हार्ट 5वें घर से देखा जाता है। ठीक है, इसी तरह इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है चौथे घर से, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इसोफेगस के बाद ड्यूडन होता है, ड्यूडन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन हमें 5वें घर से के बाद ये जो छठा घर होता है इसमें हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन आ जाता है, 7वें में ब्लैडर आ जाता है, 8वें में एनएस आ जाती है। ये डिफरेंट पार्ट है, लेकिन हम इंटेस्टाइन के बारे में जब आपकी देखेंगे, आपकी क्लास के बारे में देखेंगे तो हम बोलेंगे इंटेस्टाइन है, 5वें घर में प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। हमारे हुक वार्म हो गए हैं, हमारे कोई किसी तरह के कीड़े हो गए हैं, प्लेट वार्म हो गए हैं, तो ये 5वें घर की प्रॉब्लम है। हाँ, किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चा हो रहा है तो कब होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, मिसकैरेज हो रही है, अबॉर्शंस हो रही हैं, तो उसमें हम 5वें घर की अफ्लिक्शन को देखेंगे। तो हमारे हार्ट का जो रहेगा कारका रहेगा सन रहेगा, अबॉर्शंस का कारका मार्स एंड केतु रहेगा, और जो इंटेस्टाइन का कारका है वो इंटेस्टाइन में कोई पेन होगी, रुकावट होगी, उसका कारका सैटर्न वीनस होंगे, और मरकरी ओवरऑल कारका रहेगा जो हार्ट को जाने वाली ट्यूब्स हैं। इस तरीके से है। अब मैं निवेदन करूंगा मैडम अपना मैडम से निवेदन करूंगा कि वो पढ़ें इसको, मैं आपको समझाऊंगा बार बार, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। पढ़ती हूँ। Diseases of the fifth house. The fifth house is an important trikona. Both fifth and ninth houses are each other's Suksham Bhavat Bhavam house. This house represents Purvajan karma, which are causes of our most of the miseries, sorrows and ailments. The main karka of this house is Jupiter, which represents amongst others pregnancy, conception, fertility, sterility, first child and children in general. Mars and Ketu cause abortion, miscarriage. The Sun is karka for heart, belly, stomach and bowel troubles. Saturn for abdominal pain and Rahu for intestines. The fifth house represents stomach region between diaphragm and navel. The disease to be covered by fifth house include heart surgery, stomach, intestinal ailments, diarrhea, dysentery, indigestion, worms, colic, pregnant. पढ़ती जाऊं सर? हाँ, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, मैंने सब पढ़ा दिया है तभी। Sun, Moon and Sign Cancer, Leo are karka of heart diseases. The karka of surgery are Mars and Ketu. These, when related with trick houses or lords, indicate heart surgery. Surgery, great strides have been made in the cardiovascular field to provide comfort and longevity to an individual. The scope includes from a simple ballooning to transplant a heart itself. देखिए हार्ट सर्जरी, एक मिनट मैडम जी,
हार्ट सर्जरी को देखिए, सन जो है कारका है, बताया गया हार्ट का ओवरऑल कारका है। मून भी कारका है। मून जो हमारा कुछ भी लिक्विड हमारे बॉडी में है, वो उसका ओवरऑल कारका जो है वो फ्लो का कारका, उसके फ्लो का कारका मून है। जो भी हमारा लिक्विड हमारी, चाहे वो अच्छा लिक्विड है, चाहे वो बुरा लिक्विड है, चाहे वो यूरिन ही क्यों ना है, को उसके भी फ्लो का जो कारक है चंद्रमा है। लेकिन मंगल यहां ब्लड की क्वालिटी का कारक है। हार्ट डिजीज मैक्सिमम ब्लड की क्वालिटी खराब होने से होती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे हमारे ब्लड की क्वालिटी डिपेंड करती है। कई बार हम ज्यादा तला हुआ भोजन, हाई कार्बोनेट्स का भोजन करते हैं, कई बार फाइबर अच्छा खाते हैं, कई बार हम फैट ज्यादा लेते हैं, तो वो ओवरऑल इफेक्ट हमारे ब्लड में पड़ता है। हमारे ब्लड की जब क्वालिटी खराब हो जाती है तो उसमें जमने, एक क्वालिटी ऐसी भी होती है, जब हमारा एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, तो ब्लड में एक खास किस्म की प्रॉब्लम आती है कि वो जमने लग जाता है। वो जो जमने का क्रिया है वो हमारी धमनियों में ब्लड जमता है। ब्लड कहीं भी जमे, चाहे ब्रेन में जमे, चाहे आपके बॉडी में कहीं जमे, चाहे हार्ट में जमे, उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो ब्लड के फ्लो को रोकता है। जो उसका रेजिड्यू जमता है वो वहां से चलने वाले ब्लड के फ्लो को रोकता है। लेकिन हार्ट क्योंकि एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो एक बार फेल हो गया तो दोबारा रिवाइव नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि कोई रेजिड्यू ऐसा तो नहीं जम रहा हमारी धमनियों में जो हमारे इसको चलाने के लिए जो ब्लड चाहिए उसको रोक ले, या फिर अचानक ही वहां से रिलीज हो जाए और जाके हार्ट में जम जाए। दोनों तरीके से हार्ट अटैक होता है। एक तो जो धमनियों में जम जाता है रेजिड्यू ब्लड में से, वो हमारी ब्लड सप्लाई को रोक लेता है और इंसान पेन महसूस करता है और थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। दूसरा, अचानक वो जो जमा हुआ रेजिड्यू है वो अचानक फिसल जाता है, अचानक उसका खुल जाता है नाड़ी और वो जाके हमारे हार्ट में जम जाता है, तब भी हार्ट प्रॉब्लम में आता है, हार्ट अटैक उसको होता है। दोनों तरफ से हार्ट अटैक है। एक हार्ट अटैक है कि ब्लड की सप्लाई खत्म हो गई जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। दूसरा हार्ट अटैक है उस अचानक ही बहुत सारा चीज जो गंद फंसा हुआ था वो रिलीज हो गया और जाके उसने ब्लड में सारे उसके पोरस बंद कर दिए हार्ट के, जिसकी वजह से ब्लड ने काम करना बंद कर दिया और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों हार्ट अटैक है। दोनों हार्ट अटैक में थोड़ा फर्क है। जब हार्ट अटैक रिलीज होने से होता है तब उसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हार्ट के बहुत बड़े भाग को खराब करता है। लेकिन जब कभी हार्ट अटैक के सिम्टम हमें आते हैं और हम अपने पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल खुद ले जाते हैं जिससे पहले कि वो अनकॉन्शियस हो, तब वहां पे जाके उस जो ब्लॉकेज है उसको दूर कर दिया जाता है, स्टेंटिंग कर दी जाती है, एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है और वो पेशेंट जो है बच जाता है। दोनों ही तरह नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए जो भी गोल्ड चीज है जिसमें ब्लड बहता है उसका कारक मरकरी है। कैंसर साइन चौथे घर का मालिक है, इसलिए कैंसर साइन का मालिक चंद्रमा भी यहाँ का इंचार्ज हो गया। लियो पांचवें घर का मालिक है, इसलिए पांचवें घर का लियो भी इंचार्ज हो गया। लियो का मालिक सन भी इसका इंचार्ज हो गया। सन मून इसके नेचुरल कारका हो गए। जो हमें पेन देते हैं, वो कोई कहीं भी पेन दे उसका कारक हमें सैटर्न मानते हैं। आज की डेट में कार्डिक डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, हार्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, जो नए से नए यंत्र लगा के हमें मरने से बचाते हैं। लेकिन हमें एस्ट्रोलॉजिकली देखना है कि कब हमें हार्ट अटैक हो सकता है, कब हमें बीमारी हो सकती है, उस बीमारी में हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो बीमारी का इलाज सर्जरी होगा या स्टेंटिंग होगा। थोड़ा सा आप मेहनत करें तो इस पे आपकी मास्टरी हो सकती है। जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने जिंदा उदाहरण हूं। मैं उस समय क्लास में मैंने बताया था अपने बारे में कि मेरे को फलां दिन हार्ट का
स्टंटिंग होगी और लेफ्ट साइड में 2 स्टंट पड़ेंगे। और मैंने 7 महीने पहले बता दिया था। 7 महीने के बाद उसी दिन समय का केवल मैंने 5 बजे का समय निकाला था, मेरी स्टंटिंग 7 बजे हुई थी शाम को, लेकिन मैं 5 बजे हॉस्पिटल में बैठा था, खुद ही चला गया था उठ के। स्टंटिंग हो गई थी, पेन आई थी, प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम के समय में होटल उसमें हॉस्पिटल 40s में था। तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं, अपने आने वाले चहेते जो लोग हैं उनका फायदा कर सकते हैं, अपने आसपास अपने रिश्तेदार दोस्तों का फायदा कर सकते हैं। इसलिए इसको जरा सीरियसली लें। स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक और इंटेस्टाइन जो है आपस में बहुत ही एक दूसरे से मिली हुई हैं। इनका ओबेसिटी का भी इससे सीधा सीधा रिलेशन है। स्टमक को जहां 5वां घर कंट्रोल करता है, कार का स्टमक का भी शनि है, जो लियो इसका साइन है। एरीज और वर्गो जो अब्डोमिनल एलिमेंट के जिम्मेदार हैं। एरीज मंगल है और वर्गो जो छठा साइन है वो अब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए ये जिम्मेदार हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ पुनर्वसु एंड पुष्य नक्षत्र पूरा कंप्लीट, जब इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो एब्डोमिनल प्रॉब्लम आती है। वाइल हस्ता एंड उत्तरा नक्षत्र रूरल इंटेस्टाइन, जब हस्ता और उत्तरा नक्षत्र उत्तरा को जितने भी उत्तरा है उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। Most of the stomach problems are due to indigestion and obesity. Some of the combinations for these are, ये पढ़िए मैं आपको समझाता हूँ। पहला A6 having a malefic, 6th lord in 7th, and Saturn and Venus in 8th house indicate stomach disorders. देखिए एक मिनट सर, एक करके पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे। 6th हाउस हैविंग ए मेलेफिक, छठे घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट होना चाहिए। मेलेफिक यहाँ पे मेलेफिक होना चाहिए। 6th लॉर्ड जो होना चाहिए वो छठे घर में, ये छठे का मालिक मरकरी यहाँ पे आ गया। और सैटर्न और वीनस, सैटर्न वीनस 8th में होंगे तो स्टमक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आगे चलिए सर। Lagnesh and 4th lord in the house, while a retrograde planet in 5th shows stomach disorder. यदि लग्नेश जो है और चौथे घर का स्वामी जो है और 5वें घर में एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, उसके साथ बैठे हों, स्टमक डिसऑर्डर आता है। A malefic planet in 5th and 5th lord hemmed between malefics causes stomach problem. 5वें घर में कोई बुरा प्लैनेट बैठा हो और उसको दोनों तरफ से 2 बुरे प्लैनेटों ने, एक चौथे घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, घेर लिया हो तो स्टमक डिसऑर्डर होता है। Jupiter in Cancer in a trick house shows obesity, while 5th house and 5th lord afflicted indicate stomach ailment. यदि बृहस्पति त्रिक हाउसेज में आ जाए तो बंदे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। और जब 5वां घर या 5वें लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन आ जाए कैंसर साइन में तो भी प्रॉब्लम आती है स्टमक की। नेक्स्ट, Affliction of Jupiter, Moon and Venus by Rahu and or Saturn causes obesity. बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, इनको कभी बुरे प्लैनेट राहु और सैटर्न की जब अफ्लिक्शन आ जाती है तो ओबेसिटी आ जाती है शरीर में, बै बढ़ जाती है। बै का जो कारण होता है वो ओबेसिटी को बढ़ाता है। सर किसी भी घर में हो कि 5th हाउस में? नहीं, किसी भी घर में हो तो भी आती है। All the Kendra is occupied by malefics and Jupiter and Venus afflicted causes obesity. चारों जो 1, 4, 7 और 10 घर है जो उसमें मेलेफिक बैठे हों और जो हमारे बृहस्पति देव हैं वो अफ्लिक्शन में हों तो ओबेसिटी आती है। 5th and 7th lord in a trick house and afflicted shows stomach ailments. 5वें घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी यदि 6, 8, 12 में होगा तो हमें स्टमक की प्रॉब्लम, हम वी विल बी प्रोन टू स्टमक प्रॉब्लम।
Sun, moon or fifth lord hemmed between malefics and connected with the trick house indicates stomach problems. देखिए, जो सन है वो पांचवें घर का स्वामी है, चौथा घर का स्वामी नेचुरल जोडिक में मून है। अब इसको यदि अफ्लिक्शन आ जाए, इसके स्वामी को, फिफ्थ लॉर्ड के स्वामी को अफ्लिक्शन आ जाए, मेलिफिक में हम दोनों सैंडविच बन जाएं या त्रिक हाउसेज में आ जाएं तो स्टमक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूर्य स्टमक का कारक है। जो चंद्रमा है वो जो अफ्लिक्शन में आएगा तो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम आएगी। Sun, Mars, Saturn, Rahu and Ketu, any three afflicting fifth house, Leo or Virgo sign indicates stomach problem. हाँ, यदि सन, मार्स, सैटर्न और राहु और केतु में से कोई तीन प्लैनेट यदि पांचवें घर में बैठे हों और या लियो साइन में बैठे हों या वर्गो साइन में बैठे हों तो ये प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। Debilitated Sun or Moon in Lagna afflicted by Mars, Saturn or Rahu causes stomach problem. सूर्य या चंद्रमा नीच का होके लग्न में बैठा हो, मंगल, सैटर्न, राहु इनको अफ्लिक्ट कर रहे हो तो स्टमक प्रॉब्लम देते हैं। कहीं भी आप देखोगे, आप कारका को अफ्लिक्शन में देखोगे तभी आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। Mars in sign of Saturn or Saturn in sign of Mars in 5th or 6th house with Moon in Kendra from them indicates pain in the stomach. देखिए, जब भी पेन आएगी तो सैटर्न का, मैंने आपको पढ़ाया था कि सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मंगल और सैटर्न की आपस में जो इन्वॉल्वमेंट होएगी पांचवें घर में और छठे घर में, ये हमेशा पेन देगी, स्टमक में प्रॉब्लम, पेन के साथ शुरू होगा प्रॉब्लम। Moon in Lagna or 5th house and Saturn in 8th gives stomach problem. चंद्रमा जो लगन में हो या पांचवें घर में हो और सैटर्न उसी समय में आठवें घर में बैठा हो तो क्या होगा, आठवें घर से सैटर्न पांचवें घर को देख रहा होगा। सैटर्न का वहां पे दृष्टि होना, चंद्रमा पे दृष्टि होना स्टमक की प्रॉब्लम देता है। Saturn, Rahu, Ketu in 5th house, Virgo give problem in intestines. Affliction of Leo and Virgo and 5th and 6th house by Saturn, Rahu cause problems in intestines. देखिए, इंटेस्टाइन जो शुरू होती है वो ये चौथे घर से यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है इंटेस्टाइन की, यहाँ घूमती 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 यहाँ पे आती है। जब भी ये पांचवा लियो का है, ये छठा वर्गो का है, इस पे जगह पे जब बैड अफ्लिक्शन होगी तो यू विल फाइंड के देयर इज ए पेन इन द इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। जब सैटर्न होगा, राहु होगा तो पेन भी होगी। Rahu in Lagna and Saturn in 8th aspected by malefics causes intestine problem. Rahu conjunct or aspecting Sun oblique Moon in 5th house and afflicted causes intestinal problems. राहु की प्रॉब्लम हमेशा इंटेस्टाइन की क्या होगी, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। आपके जो गैस आप पास करते हैं उसमें से जब स्मेल आती है तो समझ लो राहु की प्रॉब्लम आ गई है। आपका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है राहु द्वारा दृष्ट हो गया है, राहु के साथ कंजक्ट हो गया है, कोई सेंसिटिव पॉइंट पे राहु आ गया है जहां से तंग कर रहा है। जो गैस आप पास करते हैं उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इट इंडिकेट्स के हमारी जो इंटेस्टाइन है अंदर से वियर आउट हो रही है। Mars in Lagna and weak 6th lord causes indigestion. छठा घर जो है पाचन शक्ति का है और ऐसे में यदि मंगल बैठा है पहले घर में, वो चौथे घर को, पहले घर में बैठा हुआ मंगल चौथे घर को देखता है। यदि ऐसे में छठे घर का स्वामी वीक है तो चौथे घर से प्रेशर स्टमक का शुरू हो जाता है। हमारी इसोफिगस के साथ जो स्पिंस्टर लगा होता है, नीचे वाला स्पिंस्टर होता है, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से छठे घर में वहां होने से पेन, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Afflicted Moon in Virgo or 5th big 6th house shows bowel irregularities, indigestion and disturbed intestinal function. देखिए, मून और वर्गो जो होते हैं ये आपस में, वर्गो का मालिक मरकरी है, मून जो है वहां पे अफ्लिक्शन हो जाता है तो हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, एक प्रॉब्लम जो होती है, ये क्या प्रॉब्लम देता है, इसको बोलते हैं हम
कि हमारा बबल सिंड्रोम हो गया है। बबल सिंड्रोम का मतलब क्या आ गया, हमारे इंटेस्टाइन में कोई जख्म हो गए हैं, वो जैसे ही हम खाना खाते हैं, आप में से कोई ना कोई जरूर ऐसा बंदा होगा जिसको खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है। आपके घर में ऐसा कोई ना कोई जरूर बंदा होता है, उसको खाना खाने के साथ ही टॉयलेट जाना पड़ता है। वो जो बबल सिंड्रोम का जो केस है वो तभी बनता है जब चंद्रमा वर्गो साइन में हो, 5वें या 6ठे घर में, और उसके ऊपर वो प्रॉब्लम अफ्लिक्शन हो, बैड अफ्लिक्शन हो, राहु की हो, केतु की हो, सैटर्न की हो, तब बबल सिंड्रोम का जो केस है वो सामने आता है। Mercury has 6th/7th lord with Mars and Rahu Ketu in 5th house. Leo indicates stomach problem. मरकरी 6ठे घर में 6ठे घर के या 7वें घर के स्वामी के साथ हो, राहु केतु की अफ्लिक्शन हो 5वें घर में, तो या लियो साइन को हो, तो भी स्टमक प्रॉब्लम सामने आती है। Sun afflicted by Ketu and malefic Venus in 4th/5th house shows indigestion and stomach problem. सूर्य जब केतु के द्वारा अफ्लिक्शन हो, वीनस 4थे या 5वें हाउस में हो, उसको भी अफ्लिक्शन हो, तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जो स्टमक की प्रॉब्लम को आगे कर देती है। अब आगे आ रहा है कॉलिक पेन, पेप्टिक अल्सर एंड वॉर्म्स। ये सारी की सारी स्टमक की ही प्रॉब्लम है, स्टमक की और इंटेस्टाइन की कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉलिक पेन जो है स्टमक में भी हो सकती है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, और जो कीड़े हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये जो पेट में कीड़े नहीं होते, इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं। तो ये बोलने को आ जाता है कि पेट इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को हम पेट से जोड़ के ही देखते हैं हमेशा। तो इसके बारे में आप पढ़िए। ये कीड़े 3 तरह के होते हैं, जनरली हुक वॉर्म, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म या थ्रेड वॉर्म, चार तरह के अक्सर पाए जाते हैं। ये इंटेस्टाइन में होते हैं। जब इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन आती है तो वहां ये अपनी जगह बना लेते हैं। यदि टाइम पे ना इलाज किया जाए तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम भी आ जाती है, कई बार ऑपरेशन करके निकालने पड़ते हैं। पढ़िए मैडम। Colic pain, peptic ulcer and worms. The colic pains involve Sun, Ketu, Leo, Virgo and 6th house. This is a disease which causes severe gripping pain in the belly and could be caused due to a variety of reasons in stomach, intestines, etc. The ulcers are bilious disease. Full physical and mental relaxation, strict dietary control and regular bowel movements normally heals an ulcer with proper medication. Worms are regular features in our environment. These are of various types like hookworm, ringworm, tapeworm and threadworms. They are all parasites and take normal refuge in intestine. If not removed periodically, they may cause serious problems in intestine, stomach. We should periodically take anti-worm medicine for the whole family together to get rid of them. देखिए आप एक मिनट देखिए, ये अब भी हम लोग करते हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है, वो हमारी रेगुलर मेडिकेशन करते हैं इसके लिए। पहले भी हमारे जो आयुर्वेद वाले आचार्य होते थे वो भी टाइम टू टाइम पेट को साफ करवाया करते थे। पेट को साफ का मतलब इंटेस्टाइन को भी साफ करवाया करते थे वो डिफरेंट रीजन के साथ, ताकि ये रिंग वॉर्म वगैरह जो हमारे कीड़े हैं, पेट के कीड़े, वो हमारी इंटेस्टाइन में ना पैदा हों। और इसके लिए जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा है, कॉमन फैक्टर सन, केतु, लियो, वर्गो एंड 6th हाउस। सूर्य, केतु, लियो, वर्गो एंड 6th हाउस, जब भी इन चीजों को अफ्लिक्शन आएगी, 5वें घर में इन चीजों की अफ्लिक्शन आएगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम 4थे घर में भी अफ्लिक्शन आएगी तो भी ये आ सकता है, 10वें घर में अफ्लिक्शन आएगी तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि इनके मालिक त्रिक हाउस में बैठे इन प्लैनेट्स के द्वारा अफ्लिक्शन में आएंगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो हमारे नीचे पॉइंट हैं ए से लेके जे तक, ये टोटल अफ्लिक्शन के ही हैं। और उसके बाद हमारा आता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी छोटी सी ट्यूब है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि क्या करती है, लेकिन उसका कारका हमने सन को माना है। जब भी कभी सन मून को अफ्लिक्शन आती है, राहु और मार्स की अफ्लिक्शन आती है, तब अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए भी हमने नीचे ये जो 8 पॉइंट दिए हैं जो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम को दे सकते हैं। आगे आता है मिसकैरेज। यदि आप चाहें, जो मैं थोड़ा मोटा बढ़ा देता हूँ, यदि आप चाहेंगे तो अगले पीरियड में इसको पूरा कर लेंगे। मिसकैरेज जो होती है वो 5वां घर, क्योंकि बच्चों का घर है, 5वें घर से ही बच्चे पैदा होते देखते हैं,
फीमेल की कुंडली में 5वां घर ही यूट्रस का है। 5वां घर से ही देखते हैं कि बच्चा कब कंसीव होगा, और यूट्रस की हालात को भी 5वें घर से देखते हैं। क्या यूट्रस हेल्दी है, क्या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उनको भी 5वें घर से ही देखते हैं। इसलिए फॉर कंसेप्शन ये जो कुछ भी होगा, मिसकैरेज होगा, अबॉर्शन होगा, सर्जरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ हम 5वें घर से देखते हैं। सिस्ट है, कैंसर है, 5वें घर से देखते हैं। मोनोपॉज कब होगा वो भी 5वें घर से देखते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या है, जो इस यहाँ पे काम की चीज आपको बताता हूँ। जब एक बच्चा कंसीव कर गया, एक लड़की कंसीव कर ली, उसने 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में रखना होता है। 9 महीने 10 दिन के पीरियड होता है जो उसने अपने गर्भ में रखना होता है। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल इसमें दे रहा हूं। आप चाहेंगे तो अगली बार मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, नहीं तो सिलेबस इस तरह खत्म नहीं होगा जिसे हम कर रहे हैं। तो उसके लिए यदि आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। आप कोई अपनी बार डाउट पूछ लेना। ये मैंने लाल रंग में देखी है, कंसेप्शन ऑफ द डिलीवरी द प्लेनेट। पहले महीने के लिए वीनस जिम्मेवार है। डिलीवरी के जब आपको पता चल गया कि पीरियड नहीं आए, उसके बाद पहला महीना जो रिस्की होता है, दोबारा आ भी सकते होते हैं, कई बार पीरियड वैसे रुक जाते हैं, तो वीनस जिम्मेवार है। यदि वीनस को ओवुलेशन उस समय होगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, दोबारा पीरियड आ जाएंगे। यदि दूसरे महीने में मंगल जिम्मेवार है, जुपिटर तीसरे महीने का जिम्मेवार है, चौथे महीने का सूर्य जिम्मेवार है, 5वें का मून जिम्मेवार है, 6ठे का सैटर्न जिम्मेवार है, 7वें का बुध जिम्मेवार है, 8वें का लग्नेश, क्योंकि 8वां महीना सबसे डेंजरस होता है, 8वें का लग्नेश जिम्मेवार है, और 9वें का चंद्रमा जिम्मेवार है। कई बार 9वें महीने में डिलीवरी इसलिए ज्यादा जल्दी करनी पड़ जाती है कि जो लिक्विड फ्लूइड होता है यूट्रस के आसपास, जो बेबी के आसपास, उसमें कमी आने लग जाती है, लीक करने लग जाता है। कई बार फिर उसको प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, इसलिए वहां पर चंद्रमा का जिम्मेवार है। सन जो है वो 9वें महीने के बाद जो 8वें महीने के 10 दिन होते हैं उसका जिम्मेदार है। जिस बच्चा, देखिए आपको एक बात बताता हूं, लड़की की हॉरोस्कोप आपको पता चल गया कि इस दिन से इस दिन तक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की टेंटेटिव डेट दे दी है डॉक्टर ने, उस दिन से उसको ये 10 भागों में बांट दो। पहला महीना यदि उसमें बच्चे को, लेडी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीनस के हाल देखिए, दूसरे महीने में प्रॉब्लम आ रही है मंगल की हालत देखिए, तीसरे महीने में प्रॉब्लम आ रही है जुपिटर की हाल देखिए, चौथे महीने में प्रॉब्लम आ रही है सन की हाल देखिए। देखिए सन आत्मा है, जुपिटर एक डिवाइन है, सन का पिछले जन्म से संबंध है। कई बार बच्चा जेनेटिकल डिसऑर्डर लेके पैदा होता है तो उसको अवॉइड करना पड़ता है। कई बार बच्चा केवल अपना बदला लेने के लिए उस गर्भ में आया होता है, उसने अबॉर्ट होना होता है। कई बार अनवांटेड चाइल्ड आपके घर में आ जाता है, उसको अबॉर्ट होना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि सूर्य चौथे महीने के बाद, चंद्रमा जो है वो माता का एक कारक माना गया है। उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। गवर्नमेंट का लाभ यह है कि 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते। जब हम 5वें महीने में जाते हैं तो चंद्रमा का ख्याल रखो, 6ठे महीने में जाते हैं सैटर्न का ख्याल रखो, 7वें में मरकरी का, 8वें में लग्नेश का, और 9वें में मून का, कि जो फ्लूइड है वो लीक ना हो। आपने बहुत से केस देखे होंगे कि बच्चा है बिल्कुल ठीक जा रहा है, प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, लेकिन अचानक पता चला कि उसको कुछ दिन पहले हमें पैदा करना पड़ा आर्टिफिशियल पेन्स देके या सर्जरी से। उसका कारण था कि जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा लीक कर गया, फ्लूइड कम होने लग गया। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा मर ना जाए इसलिए इसको जल्दी पैदा कर दो। और सूर्य जो है दोबारा फिर उसका रोल आता है, जो हील एंड हेल्दी डिलीवरी 10वें महीने में होती है उसका रोल आता है। तो उस समय सूर्य को कोई अफलिक्शन नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो मिस कैरेज के और अबॉर्शन के जो कुछ नीचे दिए हैं 10 पॉइंट, इनको अच्छी तरह से पढ़िए, आप कोशिश कीजिए इसको अच्छी तरह से समझने की। नहीं समझ आएगा क्लास आप इसमें ग्रुप में डाल देना, अगली बार मैं आपको डिटेल में करा दूंगा।
हमारा जो आज पीरियड जो हमने डिटेल में नहीं कराए हैं उसमें है सबसे पहले केस है कॉलिक पेन पेप्टिक अल्सर का, उसके बाद अपेंडिसाइटिस का, उसके बाद मिसकैरेज एंड अबॉर्शंस का है। पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे। आप पढ़ लेना, यदि कोई परेशानी आएगी तो मैं अगली बार आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि आपका समय खराब ना हो। एक सवाल पूछना है सर। हाँ, जो पूछो। आपने ये रेड में लिखा है ना, फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी प्लैनेट्स के पीरियड बताए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसकी कंसेप्शन नहीं हो रही उसको वीनस का उपाय करना चाहिए? नहीं, उसके लिए कॉम्प्लिकेसी पांचवें घर से देखें क्या कॉम्प्लिकेसी है, पांचवें घर से देखिए क्या कॉम्प्लिकेसी है। हस्बैंड की कुंडली में देखिए सन और वीनस का फासला ज्यादा तो नहीं है, या कोई वीनस को कोई राहु की केतु की अफ्लिक्शन तो नहीं है, स्पर्म काउंट पूरा है, या सन और वीनस आपस में विद इन 2 डिग्री 3 डिग्री तो नहीं है जिससे स्पर्म काउंट कम हो गया। यदि वीनस के साथ केतु बैठा है तो स्पर्म की क्वालिटी को खराब करता है, सन वीनस दूर है तो स्पर्म की क्वालिटी को खराब करते हैं, यदि वो 43 डिग्री से दूर हो जाते हैं। तो ये चीजें उनको देखनी है। क्या करना पड़ता है फिर सर, उससे क्या करना पड़ता है? पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको उसके बारे में हम देख सकते हैं क्या है। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूं आज का ये 5वें घर का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मिसकैरेज, अबॉर्शन या चिल्ड्रन को लेके और आगे डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि पेंटिसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कॉलिक पेन जो होती है, अल्सर होता है, वो इंटेस्टाइन का भाग होते हैं, इंटेस्टाइन पे काफ़ी कुछ बोला गया है। फिर भी आपको और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस समय पे मिलते रहें। यदि बहुत अच्छा लगा तो लोगों को सब हमारी रिकमेंडेशन कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।